हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 26 ऑफ मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम इंडिया चाइना रिलेशनशिप। कल भी हमने डिस्कस किया था कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ई, वो अभी इंडिया की विजिट पर हैं और कल उन्होंने मुलाकात करी इंडिया के काउंटर पार्ट, मतलब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एंड इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ। लेकिन जब ये मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में कोई भी ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, ना ही कोई एमओए साइन हुआ। ओके, सॉरी, एमओयू साइन हुआ। ना ही कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, ना ही कोई एमओयू साइन हुआ। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि एस जयशंकर ने सिंपल सी बात बोली है। उन्होंने ये बोला है कि हम दोनों नेशंस के रिलेशनशिप जब तक नॉर्मल तभी हो पाएंगे जब बॉर्डर एरियाज पर हमारे नॉर्मल टाइज नहीं हो जाते। ये सिंपल सी बात बोली है एस जयशंकर ने, क्योंकि वांग यी का स्टेटमेंट आया था, चाइना का भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ रहा था, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था कि कुछ भी हो, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप कैसे भी हो बॉर्डर एरियाज पर, बट बाकी रिलेशनशिप तो स्ट्रेंथन होने चाहिए, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपके अदर रीजंस के डिसीजन को लेकर हो। तो इंडिया चाइना के रिलेशन स्ट्रेंथन होने चाहिए, एक्सेप्शन हो सकता है बॉर्डर एरियाज को लेकर, है। अदर एरियाज पे अदर एरियाज पे इंडिया चाइना के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, बॉर्डर एरियाज को अपन एक्सेप्शन मान के चलेंगे। लेकिन फाइनली जब वांग यी आए फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने उनको सिंपल सी बात बोली है जयशंकर ने कि जब तक हमारे और आपके रिलेशनशिप बॉर्डर एरियाज पर नॉर्मल नहीं हो जाते, हम नॉर्मल रिलेशनशिप जो है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात बोली है। और उन्होंने मुलाकात भी करी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन दी गवर्नमेंट। एंड तो मीटिंग इज अबाउट समथिंग अबाउट के सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इंडिया और चाइना के। मूविंग फर्दर, सो अच्छा, वेस्ट बंगाल में ना हुआ क्या कि ये एक तो पोस्ट पोल वायलेंस इलेक्शन हुआ था, वायलेंस हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। एंड उसके बाद ऑन 21 मार्च एक और इंसिडेंट हुआ आपके वेस्ट बंगाल के बीरभूम एरिया में, और बीरभूम एरिया में 8 लोगों को जला के मार दिया। अब बोला यह जाता है जो 8 लोगों को जला के मारा है वो इस रिटेलिएशन में मारा है क्योंकि टीएमसी का एक लीडर था, टीएमसी का एक पर्सन था, उसको उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी डेथ में गुस्से में लोगों ने 8 लोगों को मार दिया। अब उसी चीज को लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, हाई कोर्ट पे ये केस पहुंचा, तो हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी कि भैया आपका कहां तक पहुंचा है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेजिए। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अब इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि सीबीआई किन किन केस में इन्वेस्टिगेट कर सकता है और सीबीआई कैसे इन्वेस्टिगेट करता है ना। देखो, अगर हम सीबीआई की बात करें तो देखा जाए, दो बॉडीज हमने बहुत सुना है, एक सुना है एनआईए, एक सुना है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और एक सुना है हमने आपका एनआईए। ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो एनआईए जो इन्वेस्टिगेट करता है वो टेररिज्म रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करता है। तो इस केस में ना एनआईए सुमोटो केस भी ले सकता है। अगर एनआईए को लगता है कि भाई वेस्ट बंगाल में टेररिज्म से रिलेटेड कोई केस हो सकता है या कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो एनआईए विदाउट एनी परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और विदाउट एनी परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो खुद केस ले लेगा, अपने कॉन्फिडेंस को ले लेगा और इन्वेस्टिगेट भी करेगा। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन इट्स नॉट, सीबीआई के केस में कोई सिमिलर सिचुएशन नहीं है, सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ती है। तो सीबीआई अगर किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है तो दो तरीके से कर सकता है। पहला, या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद बोले कि भैया सीबीआई आप इन्वेस्टिगेट करिए, है ना। जैसे कि मान के चलो गोवा में कोई इंसिडेंट हुआ, अब गोवा में इंसिडेंट हो तो गोवा गवर्नमेंट का कहना है कि देखो हम लोग चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो हम सीबीआई को बोलेंगे, सीबीआई को गोवा गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया इन्वेस्टिगेट करिए। अब जब ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन नोटिफाई करेगा सीबीआई को, और सीबीआई से पूछेगा कि भैया आप ये केस लेने के लिए तैयार हो। सीबीआई पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, सीबीआई देखेगा कि हाँ भाई ये मैटर हमारे एम्बेट में आता है कि नहीं, और इतना बड़ा मैटर है भी कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कहीं छोटा मोटा मैटर हुआ कि किसी ने किसी को लाठी मार दी या किसी का पिटाई हो गई, तो ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना करेगा।
तो पहले सीबीआई देखता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देखता है, केस देखता है, उसको लगता है कि हाँ इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरा जो केस होता है उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है सीबीआई को टू इन्वेस्टिगेट, जैसे कि ये वाला केस, वेस्ट बंगाल वाला केस, इसमें हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना सीबीआई को कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है अबाउट दी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। ये तो अपने स्टेट की बात करी, लेकिन व्हाट अबाउट दी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का करप्शन का केस हो, उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए हो, फिर क्या करोगे आप? ये भी बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें होता क्या है, उसमें होता है दो केसेस, एक होता है स्पेसिफिक कंसेंट, दूसरा होता है जनरल कंसेंट। अभी जो अपन ने बात करी तो वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड था, बट नाउ व्हाट अबाउट दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड व्हाट अबाउट दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कहीं ना कहीं स्टेट में तो काम कर रहा होगा, है ना। तो एक तो होती है स्पेसिफिक कंसेंट कि भैया आप स्पेसिफिक कंसेंट ले लो, हर स्टेट से आप स्पेसिफिक कंसेंट ले लो, और स्पेसिफिक अगर स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक कंसेंट दे दी तो फिर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। एक होती है जनरल कंसेंट, और ये जनरल कंसेंट वाला क्वेश्चन 2015 में बहुत अराइज हुआ था, जब 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा था कि ऐसा करिए कि सब लोग जनरल कंसेंट दे दो, एक बार कंसेंट दे दो, सीबीआई को बार बार कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर ऐसे केसेस में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्ट नहीं है। लेकिन जो बीजेपी, नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है, उन्होंने ये बोला था कि अगर हमने कंसेंट दे दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टूल बना लेगी हमारे पॉलिटिशियंस को टारगेट करने के लिए। ओके, तो अभी जनरल कंसेंट को लेकर तो अभी बहुत सारे लोगों ने अभी एग्री नहीं हुए, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मेघालय हो गया, तो ये अभी जनरल कंसेंट नहीं दे रहे। स्पेसिफिक कंसेंट की बेस पे ले सकते हो, और जनरल कंसेंट अगर नहीं मिल रही है इसका मतलब ये है कि विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे, चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी परमिशन दे दें। ओके, चलो मूविंग फर्दर। सो आदित्यनाथ योगी का सेकंड टेन्योर स्टार्ट हो गया एंड ही हैज टेकन द ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर। ओके, अब वो सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर, कॉन्सिक्यूटिवली सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं यूपी के। एंड ये शायद बहुत समय बाद हुआ है, आफ्टर अराउंड 30 to 35 years बाद ऐसा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, वही एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वो अब इलेक्शन जीती है। मूविंग फर्दर, सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने, अभी क्या हुआ, एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, एंड पिटीशन इज अबाउट कि यूपीएससी का जो सीएससी एग्जाम होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, इट्स अ बॉडी, एंड उसका जो सीएससी एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें बहुत सारी पोस्ट होती है, आईएएस होती है, आईपीएस होती है, आईआरएस होती है, आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जो पुलिस है, तो ये सारे, इन सब लोगों का अपॉइंटमेंट किससे होता है? यूपीएससी से होता है ना। यूपीएससी में सर्विसेज, यूपीएससी की एक एग्जामिनेशन है सीएससी, और सीएससी में बहुत सारे सर्विसेज हैं। अब हुआ क्या कि देखा जाए तो इंडियन पुलिस सर्विस हुआ, आपका इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हुआ, ठीक है, आपका दिल्ली की सर्विस, दिल्ली दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, मतलब सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी पुलिस सर्विसेज हुई। तो उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी के जो लोग थे वो अलाउड नहीं थे, कि वो लोग बेसिकली वो प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डाल सकते, वो आईपीएस बन ही नहीं सकते। इस चीज को लेकर पिटीशन फाइल होगी, भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल फाइनली बोल दिया है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं, वो लोग, यूपीएससी एस्पिरेंट विद डिसेबिलिटी आर अलाउड टू अप्लाई फॉर आईपीएस एंड अदर पुलिस एग्जामिनेशन विच कम अंडर द एम्बेट ऑफ सीएससी। ओके, मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, हम स्किप करेंगे। मूविंग टुवर्ड द स्टेट न्यूज। चलो, अच्छा यहां पर लिखा है कि अमित शाह जो है ना बिहार विजिट पे जाएंगे, बट क्यों जा रहे हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि एक फंक्शन कराया जा रहा है इन द मेमोरी ऑफ वीर कुंवर सिंह, एंड वीर कुंवर सिंह वन ऑफ द हीरोज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, एंड ही बिलोंग टू दी, उनकी जो जागीरदारी थी, उनकी जो जागीर थी, उस जागीर का नाम था जगदीशपुर, जो कि प्रेजेंट में बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857, है ना। अगर हम देखें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, इट्स ऑल्सो नोन एज इन दी, by the historians and in the history books, it's the first war of independence। अच्छा, अब आपका इसमें एक
आपको इसमें एक काम करना है कि रिसेंटली जो अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो फर्स्ट रिजीम था, गवर्नमेंट की फर्स्ट रिजीम ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसी और रिबेलियन को बोला था, किसी और रिवॉल्ट को बोला था। बाकी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने अफर्म किया था, प्रेशराइज किया था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट ऑफ 1857 के साथ साथ एक और रिवॉल्ट को बोला जाए जो कि 1857 के पहले हुआ था। ओके, सो ठीक है। तो 1850, अब अपन 1857 पे आते हैं। बाकी वो आपका काम है पता करना कि 1857 के पहले आपसे कौन सा रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। चलो मैं स्टेट बता देता हूँ, स्टेट उड़ीसा था शायद, ठीक है, उड़ीसा स्टेट में ये रिवॉल्ट हुआ था। एंड नाउ इट्स योर टर्न टू राइट इन द कमेंट बॉक्स के नेम ऑफ द रिवॉल्ट एंड ईयर, ठीक है, उसका थोड़ी समरी लिखनी है, याद रहेगा फॉर द लॉन्गर टर्म। अच्छा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और बहुत सारे रीजंस थे। अब रीजन, पहला रीजन ये था आपका कि ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी आपकी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी अबाउट डलहौजी की जो पॉलिसी थी, इट्स अबाउट कि अगर आपके पास लीगल आयर नहीं है तो जो आपकी टेरिटरी है या जो आपका किंगडम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में आ जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो क्राउन है उसके एम्बिट में ये रूल किया जाएगा। ओके, इसमें फिर बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे। आपका झांसी खड़ा हुआ था, झांसी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, झांसी की रानी बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। एंड उसके बाद कानपुर इसमें आया था। कानपुर में अगर आप एक एरिया है आपका जो मराठा के जो पेशवा थे ना, उनको जब मराठा को हरा दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, तो उनको एक जगह भेज दिया गया था। कानपुर के पास ही है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दी एरिया, वो एरिया कौन सा है, बिठूर, ठीक है। तो बिठूर बिठूर के जो थे नाना साहब, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था 1857 का। आपकी लखनऊ की थी, मतलब उस समय अवध बोलते थे। हजरत महल, उनका कोई लीगल आयर नहीं था, उनका अडॉप्टेड था, वो थे। ये थे वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के, ये जमींदार थे। इन्होंने बहुत रिवॉल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ओके, बाकी और भी रीजन थे। एक और रीजन था कि जो रॉयल इनफील्ड राइफल्स थी। अब उस समय ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस भी थे, ठीक है, सोल्जर्स हुआ करते थे और उन सोल्जर्स को राइफल्स मिलती थी, और वो राइफल्स जो थी उस राइफल्स को बोलते थे रॉयल इनफील्ड राइफल्स, ठीक है। इनफील्ड, नॉट रॉयल इनफील्ड, सॉरी, वो रॉयल इनफील्ड तो कंपनी है, इट्स इनफील्ड राइफल्स। इनफील्ड राइफल्स में जो बुलेट हुआ करती थी, बुलेट इज मेड अप ऑफ व्हाट, मेड अप ऑफ पिग फैट एंड काउ फैट, ठीक है। काउ मीट और पिग फैट से वो बनाया जाता था, और पिग जो है वो मुस्लिम रिलीजन के लिए, इस्लाम रिलीजन में खराब माना जाता है, मतलब इट्स समथिंग, इट्स नापाक थिंग। नापाक मतलब इट्स इम्प्योर थिंग। तो पिग मीट, कभी देखो पोक मीट जो होता है ना, पोक कभी नहीं खाते हैं आपके इस्लाम रिलीजन के लोग। पोक मीट को वो कभी भी, पोक मीट को बोलते हैं कि पोक मीट इज इम्प्योर। एंड इंडिया में काउ इज अ सैक्रेड एनिमल। तो अब काउ का मीट भी हो गया, बीफ मीट भी हो गया, तो इंडियंस के लिए, इंडियन हिंदूज के लिए, स्पेसिफिकली हिंदूज के लिए बहुत खराब माना जाता है, क्योंकि हम जिसको सेक्रेड मान रहे हैं, जिसको अपनी माँ मान रहे हैं, उसका ही मीट हम कैसे खा सकते हैं, इसके चलते। तो ठीक है, इसी के चलते इंडिया में बहुत ज्यादा मॉब लिंचिंग केसेस बढ़ गए थे बीच में भी, बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि काउ स्लॉटरिंग को लेकर। ओके, सो ये दो मेन रीजन थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। बाकी और भी रीजन थे। फेलियर जो हुआ 1857 रिवॉल्ट, उसके उसके भी मेन रीजन थे। ये था कि सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कोई इंडिया को ऐसा यूनाइट नेशन नहीं समझ रहा था, है ना, यूनाइटेड नहीं थे सब लोग। जैसे कि झांसी, बिठौर, आपका जगदीशपुर, ये सब अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, और ब्रिटिशर्स एक कंबाइंड फोर्स थी। दूसरा जो मेन रीजन था, सबके अपने अपने डिफरेंट रीजन थे लड़ने के, ठीक है। तीसरा जो मेन रीजन था कि कोई एक लीडर नहीं था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लीड करने के लिए। बनाया किसको गया था, डिफैक्टो लीडर बना दिया गया था आपको, आपके बहादुर शाह जफर को। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो बहादुर शाह जफर कोई एक प्रोमिनेंट, उस समय मुगल एम्परर इतना कोई प्रोमिनेंस नहीं रखता था, बस एज अ टाइटल और हेड बना दिया था कि भाई हिंदुस्तान के ये चीफ है एंड यही लीडर कहलाएंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। लेकिन सब लोग अपनी अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरे चौथा जो मेन रीजन था कि बहुत सारे लोग जो थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल रहना चाहिए इंडिया में, इंडियंस स्पेसिफिकली लेफ्टिस्ट जो थे, या जो स्कॉलर्स अपने आप को समझते थे कि ब्रिटिश रूल रहना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रिटिश रूल रहेगा तो इंडिया थोड़ा सिविलाइज नेशन बन जाएगा।
ये बहुत सारे लोगों का सोचना था, स्पेसिफिकली गुजरात के जो पढ़े लिखे लोग थे, कैलकाटा के जो पढ़े लिखे लोग थे, नॉट गुजरात के, कैलकाटा के। उस समय कैलकाटा बहुत रिच हुआ करता था। तो दीज आर द मेन रीजन जिससे 1857 का रिवॉल्ट जो है वो फेलियर रहा। एक और बोल सकते हो कि आपका वेपन्स नहीं थे, मॉडर्नाइज वेपन्स नहीं थे। मूविंग फर्दर, सो अभी एनआरसी हुआ था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन दी स्टेट ऑफ असम। उसमें अराउंड 27 लाख पीपल को लोगों को एनआरसी में काउंट नहीं किया गया, एनआरसी में आउट कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम डाउटफुल रीजंस। और उसमें से 19.0 लाख लोग जो हैं वो भी अब पूरे तरीके से आउट है। बाकी 27 लाख पीपल जो पूरे तरीके से आउट थे, उनका ऑब्जेक्शन, उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला। ऑब्जेक्शन में से 19 लाख लोग जो हैं वो अभी भी एनआरसी की लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। बट असम गवर्नमेंट का एक कंसर्न आ गया। असम गवर्नमेंट का ये कंसर्न है क्योंकि जब एनआरसी की लिस्ट में नहीं है तो मतलब उनको आधार कार्ड इशू नहीं होगा। तो आधार कार्ड इशू नहीं होगा तो बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कि फ्री राशन हो गया और भी बहुत सारी स्कीम्स है, वो स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पा रहे, स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो असम गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि दोज पर्सन या दोज पीपल हु आर लेफ्ट आउट ऑफ एनआरसी, उनको आधार कार्ड इशू कर देना चाहिए, जिससे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उस गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट उन लोगों को मिल सके। मूविंग फर्दर, या ये देखा जाए आज के न्यूज़पेपर की सबसे अच्छी न्यूज है, एंड दैट इज अबाउट द डोमेस्टिक एयर ट्रेवल टू टच अ न्यू हाइट्स, सिंधिया। अब देखने पे तो लग रहा है कि भाई पॉलिटिकल न्यूज है और एक एक अभी, अच्छा देखो अभी है क्या इसमें, पढ़ना क्या है। पहला, व्हाट इज विंग्स इंडिया 2022। अब ये विंग्स इंडिया 2022 है क्या? सो इट्स अ वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट साइनर्जी सिविल एविएशन एक्सरसाइज। अच्छा, एक होती है एक्सरसाइज जिसमें आपकी एयरफोर्स होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ सिविल एविएशन एक्सरसाइज, जिसमें जनरल, आपकी आपकी बिजनेस एंड कार्गो, इन एविएशंस का प्रोग्राम चला, और ये देखा जाए वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सरसाइज रही, साइनर्जी एक्सरसाइज रही फॉर द सिविल एविएशन सेक्टर में। अब इस विंग्स इंडिया 2022 का जो मेन एम है वो ये है कि डोमेस्टिक एयरलाइंस को, डोमेस्टिक आपके एयर ट्रेवल को बूस्टअप किया जाए, बहुत बूस्टअप किया जाए, एविएशन इंडस्ट्रीज को बूस्टअप किया जाए। ठीक है, ये इसका मेजर फैक्टर है। एंड एक चीज और, अभी देखा जाए तो डोमेस्टिक अगर हम एयर ट्रेवल की बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड थर्ड नंबर पे आता है, और इंडिया भी चाहता है कि इंडिया फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आ जाए। ओके, एंड अभी इस आपके प्रोग्राम या इस एक्सरसाइज के जरिए इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर में बूस्टअप आएगा, इकोनॉमी में बूस्टअप आएगा और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि अभी प्लानिंग चल रही है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, बाय द एंड ऑफ 2025 अराउंड 900 एयरक्राफ्ट और बेसिकली 900 एयरक्राफ्ट और मेजर और इंक्लूड किए जाएंगे डोमेस्टिक एयर ट्रेवल में। और उसके साथ साथ ये जो विंग्स इंडिया 2022 है ना, ये उड़ान योजना के अंदर आ रहा है। अब उड़ान योजना है क्या? उड़ान योजना इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम, इट्स अ गवर्नमेंट योजना, एंड इट्स अबाउट, इसका जो मेन एम है, मेन एम यही है कि ये रीजनल एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करेगा टू दी मेजर एयरपोर्ट्स। जैसे कि मान के चलो, अगर आपको ग्वालियर ट्रेवल करना है, ठीक है, तो आप भुवनेश्वर में हो, आपको ग्वालियर ट्रेवल करना है, तो भुवनेश्वर से दिल्ली की फ्लाइट लोगे, और दिल्ली से फिर आप बाय ट्रेन या बाय बस या बाय योर ट्रांसपोर्टेशन आप ग्वालियर आओगे। लेकिन अगर भुवनेश्वर से ग्वालियर की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए, ऐसा नहीं है, मिल सकती है, लेकिन बहुत उसकी हायर कॉस्ट होती है। तो यही कहना है कि रीजनल एयरपोर्ट्स को जोड़ना, है ना, या हम बोल सकते हैं अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करवाना एट अ रीजनेबल प्राइस। ये उड़ान का मेन एम है। बाकी बहुत भी है, बाकी बाकी उड़ान 2.0 भी है, 3.0 भी है, 4.0 भी है। अब 2.0 इज अबाउट कि रीजनल एयरक्राफ्ट को कनेक्ट करना, 3.0 इज अबाउट दी सी प्लेन्स को लेकर। ओके, ये सारी चीजें। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा एडवर्टीजमेंट है, नहीं पढ़ना है। ऑन द एडिटोरियल पेज देखो, आज की हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज अबाउट द इंडियाज कॉम्प्लेक्स पोजीशन और इस्लामोफोबिया। इट्स अबाउट कि 15 मार्च को
पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने कि इस्लामोफोबिया का एक डे होना चाहिए, उसको लेकर है। इसको अपन पढ़ेंगे एंड इट्स अबाउट कि कल हमने एक पढ़ा था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत बढ़ गया, $400 बिलियन क्रॉस कर गया। उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है ना। कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो इंडिया के ट्रेड को लेकर चैलेंजेस भी हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। चलो, द फर्स्ट editorial written by the Vivek Kajju and one of the in his time he was one of the prominent foreign officers, ठीक है, इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स। अब आगे डिस्कस करते हैं कि है क्या। देखो हुआ क्या, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 15 मार्च एज अ डे डिक्लेयर कर दिया है एनुअली एज अ इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। ठीक है, अब क्यों किया? क्योंकि इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। उनका यह कहना था कि इस्लाम रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, फियर क्रिएट किया जाता है, हेट स्पीच दी जाती है इस्लाम के अगेंस्ट इन दी इंडिया एंड इन दी यूरोपियन नेशंस, जिसके चलते हमें इस्लामोफोबिया जो वर्ड है इसको हमें काउंटर करना है, इस चीज को हमें खत्म करना है। इसी के चलते अगर हम डे सेलिब्रेट करेंगे या हम डे रिमेंबर करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस फैलेगी। ये चीज हुआ, ठीक है। इस चीज को लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया और बोल दिया कि ठीक है, हम 15 मार्च को वी विल रिमेंबर द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। अब देखा जाए तो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, में भी कंसेंसस लाना था इस्लामोफोबिया को लेकर, क्योंकि इस्लामोफोबिया सबसे पहले इस्लामोफोबिया का मतलब समझो। इस्लामोफोबिया होता क्या है? सो इस्लामोफोबिया का मतलब है इट्स अ फियर ऑफ प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट स्पीच अगेंस्ट इस्लाम। ठीक है, और जब रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया तो पाकिस्तान का सिंपल सा ये कहना था कि इस्लामोफोबिया और ज्यादा बढ़ गया आफ्टर 9/11 अटैक, क्योंकि 9/11 के बाद अलकायदा का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। अलकायदा का इन्वॉल्वमेंट था, बड़ा क्या, अलकायदा का इन्वॉल्वमेंट था। फिर लोग थोड़ा मुस्लिम रिलीजन को लेकर थोड़ा सा डरने लगे, एक प्रेजुडिस बन गया, ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेशन होने लगा इस्लाम रिलीजन के अगेंस्ट। ठीक है, बाकी अपने ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जहां पर दिखाया भी गया है, जैसे कि आप न्यूयॉर्क मूवी देखोगे जॉन अब्राहिम की, जॉन अब्राहिम की, कैटरीना कैफ की है, तो उसमें भी यही चीज दिखाई गई है कि इस्लामोफोबिया से रिलेटेड ही है कि कैसे इंडियन मुस्लिम्स को काउंटर किया जा रहा था रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री से वो बिलोंग करते हो। ठीक है, तो यही चीज बताई गई कि, और फिर आगे ये भी कहना है कि देखो टेररिज्म का कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं होता, कोई कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन इमरान खान जब इस चीज पे स्पीच दे रहे थे उनका ये कहना था कि देखो हाँ, इस टेररिज्म का किसी भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होता, इस्लाम फॉलोअर्स के डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट एक चीज उन्होंने एक बात पे एग्री किए थे, दैट इज अबाउट कि यूरोपियन नेशंस जो है वो रिलीजन को इतना ज्यादा रिलीजन को लेकर वो इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते, रिलीजन पे कुछ ज्यादा फोकस नहीं करते, वो अपनी रिलीजन को प्राइवेट मैटर समझते हैं। बट वहीं अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में ऐसा नहीं है। ओके, फिर आगे ऑथर ने बोला कि देखो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को कंसेंसस में लाने के लिए क्या होना चाहिए, एक रेजोल्यूशन में क्या चीज होनी चाहिए, बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। फाइनली फिर अभी फिर आगे ऑथर ने ये डिस्कस किया कि इंडिया का स्टैंड क्या है। तो इंडिया के स्टैंड पर ऑथर का ये कहना था कि जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है टीएस त्रिमूर्ति का यही कहना था कि ये रेजोल्यूशन सही नहीं है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात कर रहे हो। आपको अगर करना भी है तो रिलीजियस फोबिया करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स भी हैं, जैसे कि नॉन अब्राहम रिलीजन्स हैं, जैसे कि बुद्धिज्म रिलीजन है, जैनिज्म रिलीजन है। इन रिलीजन में भी आपका इन रिलीजन में भी डिस्क्रिमिनेशन के केसेस होते हैं। इन रिलीजन में भी आपका सॉरी, इन रिलीजन में भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। इन रिलीजन में भी ऐसे बहुत सारे केसेस सामने देखने को मिले। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि भाई इंडिया कितना लीनियंट है। इंडिया बहुत सारे रिलीजन्स लोगों को एक्सेप्ट कर लेता है। उन्होंने बहुत सारे रिलीजन जो जिनकी वो परसिक्यूशंस हुआ अदर देन हिंदूज एंड मुस्लिम, जैसे कि जोरास्ट्रियंस हो गए, बुद्धिज्म हो गया, तो बुद्धिज्म का सिंपल सा कहना था कि हमने दलाई लामा को जैसे हमने शरण दी। ठीक है, तो उनका ये कहना था। लेकिन ऑथर ने यहां पर बोला कि टीएस मूर्ति की स्पीच से
एक चीज एब्सेंट थी, और वो एब्सेंट थी नॉन मेंशनिंग ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। उन्होंने अपनी स्पीच में इंडियन मुस्लिम्स को लेकर कोई भी बात नहीं बोली। उनको बोलना चाहिए था कि भाई देखो, इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर कोई ऐसा प्रोसिक्यूशन नहीं होता, प्लुरैलिटी है, लेकिन बहुत सारे लोग साथ देते हैं। इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, एट्रोसिटीज नहीं हो रही, इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो चीज एब्सेंट रही। अगर वो चीज इंडिया बोलता तो इंडिया का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, है ना। दो चीजों पे, अब इंडिया की दो चीजों पर फर्क पड़ता। पहली चीज पे क्या फर्क पड़ता, उन्होंने बोला है, यहां पर लिखा गया दो रीजन है, दो रीजन की वजह से इंडिया को बोलना चाहिए था। पहला रीजन क्या है कि द कंप्लेंट दैट डिस्पाइट इंडिया डिजायर, है ना, लोगों की कंप्लेंट रहती है कि भाई इंडिया में प्लूरलिज्म ज्यादा चलता है, हिंदुज्म ज्यादा चलता है। तो अगर इंडिया इंडियन मुस्लिम्स की बात करता और रियलिटी बताता कि भाई इंडिया इंडियन मुस्लिम्स की वजह से कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होता, तो इंडिया का एक सॉफ्ट पावर देखती। दूसरा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सबका साथ सबका विकास, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, और इंटरनेशनल पोडियम पर या इंटरनेशनल उसको रिकॉग्नाइज बहुत अच्छा किया जाता, ठीक है, माना जाता। फिर आगे ये ऑथर लिखा है कि वहीं अगर हम बात करें तो चाइना ने इस रेजोल्यूशन को ना स्पॉन्सर किया, वन ऑफ द स्पॉन्सर्स है इस रेजोल्यूशन का। लेकिन वहीं चाइना की देखें तो चाइना खुद अपने कंट्री में ऑग्रो मुस्लिम्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन कर रहा है, उनको टीचिंग प्रोवाइड कर री टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है, उनके रिलीजन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये चीज बताई गई। ओके, द नेक्स्ट वन, एंड इट्स अबाउट द हार्टनिंग माइलस्टोन। सो आई रिकमेंड आप ये खुद पढ़ें। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कल की न्यूज में, सो वही रिपीटेटिव है। बट हाँ, एक चीज यहां जरूर पढ़ना, ये वाला, कि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। अभी भी हमें खुश नहीं रहना है कि इंडिया का ट्रेड जो है, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो $400 बिलियन क्रॉस कर गया, नहीं। हमें और भी चीज डिस्कस करनी है, हमें और भी चीजों को काउंटर करना है, और भी चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस यहां दिए गए हैं। मूविंग फर्दर, ग्राउंड जीरो है तो नहीं पढ़ना है अपन को। सो ऑन द नेशनल यूज अगेन, सो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने बोल दिया है, लोकसभा में बोला है कि अभी हम तीन चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इट्स अबाउट कि एनआरआईज जो है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो लोग कैसे ऑनलाइन वोटिंग दें, उस पर हम पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो आपका जो इलेक्शन कार्ड है, इलेक्ट्रल कार्ड है, उसको लिंक किया जाए आधार के साथ, जिससे जो फ्रॉडलेंट वोटिंग होती है उसको रोका जाए। और तीसरा जो था उनका उनका कहना, इट्स नॉट अबाउट के वो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इट्स अबाउट कि ईवीएम पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ईवीएम के इलेक्शन पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का इलेक्शन वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन माना जाता है इन दी वर्ल्ड। और एक चीज और इशू राइज हुआ कि भाई जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, और जो बेसिकली जो ऐसे लोग जो प्रिजन के अंदर बंद हैं, चाहे वो कन्विक्टेड हो, चाहे अक्यूज हो, चाहे अंडर ट्रायल हो, उनके पास भी वोटिंग राइट है, तो उनके लिए भी पॉलिसी बनानी चाहिए। ओके, ये लिखा गया है। मूविंग फर्दर, सो 26 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला में कोस्टा रिकन फिल्म क्लारा सोला को बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर्स का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये लिख लेना एक जगह, नोटबुक में एक जगह नोट डाउन कर लेना। मूविंग फर्दर, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडवाइजर का यही कहना है कि बाय द एंड ऑफ 2040 प्राइवेट सिक्योरिटी और पब्लिक सिक्योरिटी में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे बाय द ईयर ऑफ 2040 कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो पब्लिक सिक्योरिटी की हेल्प लेंगे। ओके, ये चीज बोली है। तो ये बेसिकली बताया गया कि प्राइवेट सिक्योरिटीज पब्लिक सिक्योरिटीज को स्ट्रेंथन करने को लेकर। मूविंग फर्दर, सो आईएनएस वल्सुरा अवॉर्डेड विद द प्रेसिडेंट्स कलर। ठीक है, ये लिख लेना एक जगह, नोटबुक में लिखना है, ये वन लाइनर वाला है, करंट अफेयर्स। मूविंग फर्दर, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रूल्स ड्राफ्ट कर रहे हैं अबाउट दी पीएचडी एडमिशंस को लेकर, और उन ड्राफ्ट रूल्स में से उन्होंने दो चीजें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि पीएचडी एडमिशन को लेकर आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा, और वो एडमिशन टेस्ट या तो यूनिवर्सिटी ले या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले। और दूसरी चीज यहां पर बोली गई कि पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उनको तीन कोर्स देने होंगे। पहला रिसर्च मेथोडोलॉजी, दूसरा जो उनका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में वो करना चाह रहे हैं वो, उसमें वो लोग कोर्स लेंगे। तीसरा के टॉपिक जो है, टॉपिक ऑन विच देयर रिसर्च वुड बी बेस्ड, वो चीज। ठीक है, मूविंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोल दिया है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं
उनको सिमिलरली ट्रीट किया जाए एज अ एलोपैथिक डॉक्टर्स। मतलब जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स को हम लोग डॉक्टर समझते हैं ना, वैसे ही आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हमें डॉक्टर समझना चाहिए, सिमिलर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सिमिलर सिमिलर फुट पे रखना चाहिए दोनों डॉक्टर्स को। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज अगेन। सो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर ना एक इशू उठ रहा है कि भाई कोविड 19 में हुआ क्या था कि कोविड 19 में आपका बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम्स निकाल लिया था लेकिन मेंस नहीं दे पाए थे क्योंकि वो पॉजिटिव निकल गए थे। अब इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अराइज हुआ, एक ऑब्जेक्शन अराइज हुआ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो फाइनली गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपका जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात चल रही है, जिनका मीन्स निकल गया था, उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए बिकॉज नॉट फीजिबल, क्योंकि अदर डिमांड भी उठ सकती हैं। बाकी और भी कोविड 19 में जो लोग अफेक्ट हुए हैं, अदर कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स भी डिमांड उठा सकते हैं, ये उनका कहना है। मूविंग फर्दर ऑन द वर्ल्ड न्यूज। सो व्हाट हैपन, सो यूएस और यूएस के अलाइज मतलब यूरोपियन यूनियन और नाटो ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे से हम लोग रशियन गैस को एक तरीके से सेटिसाइड कर दें, मतलब रशियन गैस हम लोग यूज ही ना करें, ये उनका कहना है, जिससे रशिया का जो इकोनॉमी है थोड़ा सा श्रंक हो जाए। और रशियन गैस ऐसी है जो कि बेसिकली स्पॉन्सर्ड करता है रशिया के वॉर जो कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि रशिया के पास पैसा वहीं से आ रहा है। मूविंग फर्दर, सो इमरान खान के अगेंस्ट जो नो नो ट्रस्ट मोशन है वो 28 मार्च को प्रेजेंट किया जा सकता है। अगेन सो अभी देखो केस देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो श्रीलंकन तमिलियंस हैं वो आपके आपके उधर जा रहे हैं, आपके इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट की तरह भाग रहे हैं। तो इस चीज को लेकर श्रीलंका ने बोला है कि हम लोग एक सेपरेट नॉर्थ ईस्ट फंड बनाएंगे, जो कि सिर्फ वो फंड नॉर्थ ईस्ट में ही खर्च किया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में ही यूज किया जाएगा। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।